कैसे हो दोस्तों। आज हम नए लेक्चर पे नए टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि लॉ है वो ये नहीं है कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, जजेस के लिए है, वकीलों के लिए है। लॉ सभी के लिए है। आप सामान्य नागरिक हो तो आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना किसी एडवोकेट के लिए ज़रूरी है, जितना किसी लॉ स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि लॉ है वो आपको शक्ति देता है। अगर आपको लॉ की नॉलेज है ना तो वो आपके अंदर एक एम्पावरमेंट आएगा, आपके अंदर एक शक्ति आएगी, आपको एक जागरूकता मिलेगी, आपको एक ज्ञान मिलेगा। तो आपके अंदर एक उत्साह भी आएगा कि आप कुछ जानते हैं, क्योंकि कानून एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को नहीं पता है, लेकिन वो हर किसी को जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, ये वकीलों का काम है। ऐसा नहीं है। ये सामान्य नागरिक हो जिसको कोई लॉ से कुछ काम भी ना पड़ता हो, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि उसको अपने अधिकार भी तो कानून से ही पता चलेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं सीआरपीसी का चैप्टर 4। चैप्टर 4 है का पार्ट ए है, जिसमें है पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। सुपीरियर्स ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी पावर दी गई है कि जैसे पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन का इंचार्ज अधिकारी है, उसका भी सुपीरियर अधिकारी होगा। जो उसका सुपीरियर अधिकारी होगा वो किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी पावर ऐसे यूज़ कर सकता है जैसे वो अपने कार्य क्षेत्र में यूज़ कर रहा है। जैसे एसपी होते हैं, डेप्यूटी एसपी होते हैं, वो सभी क्या है अपने पावर्स को इस तरह यूज़ कर सकते हैं जैसे वो अपने अंडर में किसी पुलिस स्टेशन में यूज़ कर रहे हो। वो सुपीरियर अधिकारी होते हैं। इसमें क्या कहते हैं, पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिस इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज द सेम पावर थ्रू आउट द लोकल एरिया टू विच दे आर appointed as may be exercised by such officer within the limits of his stations। पुलिस स्टेशन इंचार्ज अधिकारी जो होता है उसके ऊपर का अधिकारी जो होता है, उससे ऊपर के दर्जे का जो अधिकारी होगा उससे रैंक में, तो वो क्या है उस पुलिस स्टेशन इंचार्ज जो है उसके अधिकार क्षेत्र में भी वो अपना कार्य कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। वो इस तरह इंटरफेयर कर सकता है जैसे वो अपने ही पुलिस स्टेशन में अपनी ही हद में कार्य कर रहा हो। उसके बाद आता है चैप्टर 4 का पार्ट बी है, एड टू मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। इसमें क्या है कि पुलिस और मजिस्ट्रेट को सहायता, लेकिन वो सहायता कब और कैसे की जाएगी वो आगे हम सेक्शन में देखेंगे। जैसे सेक्शन 37 है, पब्लिक व्हेन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। पब्लिक मजिस्ट्रेट को और पुलिस को कब सहायता करेगी ये उसके बारे में है। तो मित्रों इसमें क्या होता है कि जैसे कोई मजिस्ट्रेट आपको बोले कि कोई व्यक्ति है उसको अरेस्ट करना है, वो आपको बोले कि इसको अरेस्ट करने में मेरी मदद करो, तो आपको कंपलसरी ही उसकी मदद करनी पड़ेगी, वरना आप पे भी ऑफेंस लागू हो जाएगा। इसमें क्या कहते हैं, एवरी पर्सन टू बाउंड टू असिस्ट ए मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड। हर एक आदमी, हर एक वो व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट और पुलिस डिमांड करती है, रीजनेबल कारण है वो मदद मांग रहे हैं, उसका रीजनेबल कारण है मदद मांगने का, तो हर आदमी को उनकी मदद करनी ही पड़ेगी, ये कंपलसरी है। एवरी पर्सन इज बाउंड। आप बंधे हुए हो उनकी मदद करने के लिए, आपको मदद करनी ही चाहिए और करनी ही पड़ेगी। उसके बाद इसका पार्ट ए है, कोज ए है। कोज ए में क्या कहते हैं इस सेक्शन में, इन द टेकिंग ऑफ प्रिवेंशन द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन होम सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इज ऑथोराइज टू अरेस्ट। इसमें क्या कहा गया है कि पुलिस के मजिस्ट्रेट द्वारा किसी आदमी को ऑथोराइज किया गया है, किसी आदमियों को ऑथोराइज किया गया है कि भाई वो उस आदमी को पकड़ेगा। कि जैसे मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि भाई पुलिस वालों को बोले, पुलिस वालों को अधिकार है कि वो किसी आदमी को पकड़ेगा, और उस आदमी को पकड़ने में जो लीगली अरेस्ट करने के लायक है, जो लीगली उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसके लिए आपसे मदद मांगता है तो आपको मदद करनी चाहिए। तो अगर आप मदद नहीं करोगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आप उसमें अगर कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी आपको कोई ऑफेंस हो रहा है या कोई कुछ भी हो रहा है उसके लिए आपको बोलता है तो आपको उसकी मदद करनी ही पड़ेगी और करनी ही चाहिए। उसके बाद है 37 का कोज भी आता है। इसमें कहते हैं इन द प्रिवेंशन ऑफ सप्रेशन ऑफ ए ब्रीच ऑफ द पीस। अगर किसी एरिया में ये लग रहा है मजिस्ट्रेट को कि पुलिस अधिकारी को कि इस जगह पे
जो शांति है लोगों की, जो एक समाज की शांति है, उसमें कोई दिक्कत हो सकती है, जो पब्लिक पीस है उसको शांति बनाए रखने के लिए किसी आदमी की मदद की जरूरत है, तो वो आदमी को उनको पुलिस अधिकारी को और मजिस्ट्रेट को मदद करनी ही पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद है इसी का कोड सी आता है, इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ और पब्लिक प्रॉपर्टी। अगर कोई रेलवे प्रॉपर्टी को, कोई नहरों को, या कोई टेलीग्राम को, या कोई भी पब्लिक जो प्रॉपर्टी बोली जाती है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है या कोई भी पब्लिक वस्तु है जो पब्लिक यूज में आती है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट को आपको मदद करनी पड़ेगी। अगर वो मदद मांगते हैं तो मजिस्ट्रेट या पुलिस, तो आप उसमें मदद करने के लिए बंध जाते हो। उसके बाद आता है सेक्शन 38 में क्या कहते हैं, एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। अगर कोई पुलिस के सिवा कोई ऐसा व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, और वारंट का निष्पादन कर रहा है, एग्जीक्यूटिंग वारंट, उसको आपको वो मदद मांगता है तो आपको उसको मदद करनी पड़ेगी। क्या कहती है सेक्शन कि व्हेन ए वारंट इज डायरेक्टेड टू ए पर्सन अदर देन ए पुलिस ऑफिसर, एनी अदर पर्सन में एड in the executions of such warrant if the person to whom the warrant is directed be near at hand and acting in the executions of the warrant। अगर किसी जो पुलिस अधिकारी नहीं है, ऐसे कि किसी व्यक्ति को कोर्ट द्वारा वारंट दिया गया है, मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट इश्यू किया गया है कि 100 एंड 100 व्यक्ति को आपको पकड़ के लाना है, तो वो आदमी उस व्यक्ति को पकड़ने जाता है, लेकिन वो पुलिस नहीं है, उसको आपकी सहायता की जरूरत है, तो उस समय दरमियान आपको उसकी सहायता करनी पड़ेगी। वो आपसे सहायता मांग रहे हैं तो आपको उसकी सहायता करनी ही पड़ेगी, ऐसा सेक्शन 38 कहता है। सेक्शन 39 पे आते हैं। सेक्शन 39 क्या कहता है, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ ऐसे ऑफेंसेस है, कुछ ऐसे गुनाह है, कुछ ऐसे अपराध है जिनके बारे में आम व्यक्ति को भी, पुलिस को या मजिस्ट्रेट को, जिसको ठीक लगे, जो नियरेस्ट हो, उसको वो सूचना देनी ही चाहिए कि यहाँ पे इस प्रकार का ये अपराध हो रहा है। तो आइए देखते हो किस प्रकार के अपराधों में आप बंध जाते हो कि आपको वो कंपलसरी मस्ट भी देना ही पड़ेगा आपको इन्फॉर्मेशन। अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो तो वो साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है, तो कि आपने किस वजह से, किस प्रॉब्लम की वजह से आपने उस ऑफेंस की, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस था जो इसमें दिया गया है सेक्शन में, वो सब ऑफेंस थे, आपने क्यों पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्यों मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उसके लिए आप बंध जाते हो। आपको जवाब देना पड़ेगा, उसका एविडेंस देने का, प्रूफ करने की जिम्मेदारी आपके सर पे आ जाती है। तो आइए देखते हैं कैसे ऐसे, कौन से ऐसे ऑफेंस है। इसमें दिया गया है, कोज 1 कहता है सेक्शन 121 टू 126 बोथ इंक्लूसिव एंड सेक्शन 130 दैट इज टू से ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। राज्य विरुद्ध के जो ऑफेंस हो गए, राज्य विरुद्ध के जो अपराध हो गए, जिसमें राजद्रोह आता है, वो सब कुछ आते हैं, उन सब ऑफेंसेस में आपको अगर ऐसा कोई अपराध हुआ है और आपकी जानकारी में है, उसके लिए आपको पुलिस को या मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन देनी होगी। जो आपको उस टाइम ठीक लगता हो, जो आपसे नियरेस्ट हो, उसको मजिस्ट्रेट को दे सकते हो या पुलिस को आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद आता है कोर्स 2 में दिया गया है सेक्शन 143, 144, 145, 147 एंड 148 स्पेसिफाइड इन चैप्टर 8 पब्लिक ट्रांसक्विलिटी ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक, शांति भंग पब्लिक की, जो जाहिर जनता की है वो शांति भंग होती हो, तो उस मैटर में आपको वो भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि जैसे दंगा हो रहा है कहीं पे बलवा हो रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको देना कंपलसरी है। अगर आपके सामने, आपके एरिया में ऐसा कुछ हो रहा है और आपको पता है उस चीज का, तो वो आपको देना जरूरी है, वरना वो क्लैरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा कि भाई आपने इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी। वो साबित आपको करना पड़ेगा कोर्ट में, जब आपके ऊपर भी ऑफेंस उसमें लागू हो जाएगा कि आपने भाई उनको सपोर्ट किया है, आपने भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ऐसा सब करके भी आप पे ऑफेंस लग सकता है। तो इस मैटर में आपको इंफॉर्मेशन देना कंपलसरी है। उसके बाद है कोज 3। कोज 3 में क्या कहते हैं, सेक्शन 161 टू 165 बोथ इंक्लूसिव दैट टू से ऑफेंस रिलेटिंग टू इलीगल ग्रेटिफिकेशंस। इलीगल ग्रेटिफिकेशंस में आता है, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे
इलीगल ग्रेटिफिकेशन मतलब कि आपसे इलीगली कुछ मांगता है, कुछ मतलब लेने के इच्छू से कोई ऑफेंस के हिसाब से आपसे लेना चाहता है कि भाई जैसे किसी की ड्यूटी है कि भाई ये काम उसको करना पड़ेगा, लेकिन वो बोलता है कि मेरे को ये फायदा मिले तो मैं करूंगा, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है और आपको उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस या मजिस्ट्रेट को देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कोज 4 सेक्शन 272 टू 278 बोथ इंक्लूसिव रिलेटिंग टू एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स। फूड खाने में जो मिलावट होती है, ड्रग्स में, दवाइयों में जो मिलावट होती है, अगर ऐसा कोई ऑफेंस हो रहा है और आपको उसकी जानकारी है तो आपको उसकी जानकारी पुलिस या मजिस्ट्रेट को देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है कोज 5। कोज 5 में क्या है, सेक्शन 302, 303, 304 ऑफेंस अफेक्टिंग ऑफ लाइफ। मनुष्य की जीवन के रिलेटेड जो भी ऑफेंस है, मनुष्य की लाइफ से रिलेटेड, कि मर्डर है, मर्डर कर दिया है, ऐसा सब कुछ है, किसी की हत्या हुई है, तो उसमें आपको इंफॉर्मेशन देना कंपलसरी है कि आपके गांव में, आपके आसपास किसी का मर्डर हुआ है या कुछ भी ऐसा ऑफेंस हुआ है तो आपको कंपलसरी इंफॉर्मेशन पुलिस को या मजिस्ट्रेट को देनी ही पड़ेगी। उसके बाद आता है कोज 5A, इसमें है सेक्शन 364A, दैट इज टू से ऑफेंस रिलेटिंग टू किडनैपिंग फॉर रैंसम। जो फिरौती मांगते हैं, फिरौती मांगने के इरादे से किसी का अपहरण करते हैं, ठीक है, किसी की फिरौती मांगने के लिए अपहरण करते हैं, तो उसमें ये लागू होगा कि किसी का अपहरण हुआ है और किसी से फिरौती मांग रहे हैं और आपको पता चलता है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म दे सकते हो और देनी भी चाहिए। उसके बाद आता है कोज 6 आता है सेक्शन 382, दैट इज टू से ऑफेंस ऑफ थीफ्ट आफ्टर preparations made for causing death, hurt or restraint in order to committing of the theft। चोरी करने के इरादे से किसी की जान जोखिम में डालकर या कोई भी ऐसी तैयारी कर रहा है कि भाई किसी को मृत्यु दी जा सकती है या किसी को बंधक बना के चोरी करने के इरादे से कोई तैयारी कर रहा है तो आप उसकी भी इंफॉर्मेशन पुलिस को दोगे। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 382, दैट इज टू से ऑफेंस ऑफ थीफ्ट, ये हो गया अपना। इसके बाद आता है 7th कोज में क्या देखेंगे, सेक्शन 392 टू 399 बोथ इंक्लूसिव एंड सेक्शन 402, दैट इज टू से ऑफेंस ऑफ रॉबरी एंड डकैती। लूट और डकैती से जो संबंधित हो गए वो ऑफेंस अगर आपको पता चलता है कहीं लूट हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, किसी ने डकैती डाली है, तो आप वहां पे उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दोगे और या मजिस्ट्रेट को दोगे। उसके बाद आता है कोज 8 आता है सेक्शन 409, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट द्वारा आपराधिक न्यास भंग किया जाता है लोक सेवक द्वारा। लोक सेवक जैसे कि कोई सरकारी कर्मचारी है, वो कोई भी ऐसा कार्य करता है कि जिससे किसी पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है, कि जैसे किसी ने पोस्ट में जैसे किसी ने पैसे जमा कराए और उसमें जो पैसे जमा लेता है उसने वो पैसे उसमें कम जमा बताए या उसमें जमा बता के फिर वो पोस्ट की ट्रेजरी में जमा नहीं कराए, तो उस पे वो ऑफेंस लागू होता है। कोई भी मतलब सरकारी कर्मचारी के लिए ये स्पेशल सेक्शन है 409, वो हम आईपीसी में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद है कोज 9th है, उसमें है सेक्शन 431 टू 439 बोथ इंक्लूसिव, दैट इज टू से ऑफेंस ऑफ मिसचीफ अगेंस्ट प्रॉपर्टी। संपत्ति के विरुद्ध रिष्ट के अपराध, संपत्ति को बिगाड़ा जा रहा है, मिसचीफ किया जा रहा है, तो उस संबंध में भी किसी की संपत्ति को बिगाड़ा जा रहा है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आता है कोज 10 सेक्शन 449 एट 450, दैट इज टू से ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास। ये क्या है, गृह प्रवेश है। गृह प्रवेश के लिए जो ऑफेंस होते हैं कि जैसे कोई आपके घर में बिना पूछे आपके आगे पीछे घुस गया है कुछ क्रिमिनल ऑफेंस करने के इरादे से, तो ये उसकी इंफॉर्मेशन भी किसी दूसरे आदमी को पता चलती है तो वो भी पुलिस को और मजिस्ट्रेट को दे सकता है। उसके बाद आता है कोज 11th, उसमें क्या कहा गया है सेक्शन 456 टू 460 बोथ इंक्लूसिव, दैट इज टू से ऑफेंस ऑफ लर्किंग हाउस ट्रेसपास। गुप्त रूप से जो गृह प्रवेश किया है किसी ने आपकी जानकारी के बाहर, उसके ऑफेंस से रिलेटेड है और उसकी इंफॉर्मेशन भी देना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है कोज 12 सेक्शन 498A टू 489
A to 489E both inclusive, that is to say offense relating to currency notes, जो करेंसी बैंक नोट से रिलेटेड कोई ऑफेंस है कि डुप्लीकेट नोट बनाई हैं या कुछ भी ऐसा किया है जो चलन में नहीं है, जो हमारे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन को खराब कर सकते हैं, ये ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड है, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन देनी बहुत जरूरी है। उसके बाद इसके सब कोज 2 में क्या कहा गया सेक्शन 3 के, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म ऑफेंस इंक्लूडिंग एनी एक्ट कमिटिंग एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया विच वुड कंसिस्ट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। भारत के बाहर भी कोई नागरिक ने उसके ऑफेंस किया है, वो जैसे भारत में ही हुआ है, इस ऑफेंस के रूप से उसकी इन्फॉर्मेशन देना वो हर व्यक्ति का दायित्व है। उसके बाद आता है सेक्शन 40, चैप्टर 4 में ही है सेक्शन 40। सेक्शन 40 क्या कहता है, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शंस विद द अफेयर्स ऑफ ए विलेज टू मेकिंग सर्टेन रिपोर्ट। ये क्या कहता है कि गांव के कामकाज के संबंध में कोई नौकरी पे रखा गया है या गांव सेवक का कोई अधिकारी है जिसको गांव संबंध में रिपोर्ट करने की गवर्नमेंट को उसकी ड्यूटी है, और उसके संबंध में ये है कि भाई उसकी ड्यूटी क्या है मजिस्ट्रेट को और पुलिस को सहायता करने की या उसके बारे में बताने की। तो इसमें क्या कहा गया है कि communicate to the nearest magistrate or to the officer in charge of the nearest police station whichever is near। मजिस्ट्रेट या पुलिस जो भी आपके नजदीक हो, जिसको आप जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन देते हो, आपको उसको इंफॉर्मेशन देना जरूरी है इस सेक्शन में। तो सेक्शन 40 का ए कोज क्या कहता है, द परमानेंट ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंस ऑफ एनी नोटराइज रिसीवर्स ऑफ द वेंडर्स ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी इन आवर नियर सच विलेज। गांव में कोई हमेशा से चोरी का सामान रखता है, लेने बेचने का धंधा करता है, उसकी इंफॉर्मेशन देने के संबंध में है। वो आपको, अगर आप ग्राम सेवक है या आप ग्राम अधिकारी है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी, वो आपकी ड्यूटी में आता है। द रिस्टोर टू एनी प्लेस विदाउट और द पैसेज थ्रू सच विलेज ऑफ एनी पर्सन whom he knows or reasonably suspect to be ठग, रोबर, एस्केप, कन्विक्ट और प्रोक्लेम ऑफेंडर। ये क्या कहा गया है कि जहां पे कोई चोर लुटेरे छुपे हुए हो किसी घर में या किसी जगह में, तो उसकी अगर शक हो ग्राम सेवक को, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन देना कंपलसरी है। उसके बाद आता है कोड सी, द कमीशंस ऑफ और इंटेंशंस ऑफ कमिट in or near such village any non-bailable offense or any offense punishable under section 143, 144, 145, 147, 148 of Indian Penal Code। पब्लिक ट्रांसक्विलिटी, पब्लिक पीस से रिलेटेड जो लोगों से रिलेटेड ऑफेंस है, जिनमें किसी की शांति भंग हो सकती है, दंगा हो सकता है, उस संबंध में इंफॉर्मेशन देना जरूरी है कि भाई ऐसा कुछ भी हो सकता है, या कोई भी ऐसा ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिसको कॉग्निजेबल ऑफेंस भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस, बिन जामीन पात्र गुना जिसको बोलेंगे, जिसमें गैर जमानती जिसको बोलते हैं, जिसमें जनामत का प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी देना जरूरी है। उसके बाद आता है कोज डी, उसमें क्या कहते हैं, द ऑक्यूरेंस इन or near such village of any sudden or unnatural death or of any death under suspicious circumstances or the discovery is or near such village of any corpse or part of corpse in such circumstances which leads to a reasonable suspicion that such a death has occurred or disappearance from such village of any person, circumstances which lead the reasonable suspicion that a non-bailable offense has been committed in suspected। आपके विलेज के, आपके गांव के आसपास कोई ऐसा अननेचुरल डेथ हुआ है जो कुदरती, उसको हम मृत्यु नहीं बोल सकते, ऐसा कोई सस्पेक्ट खड़ा होता है, ऐसा कोई आपको शक लगता है, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन भी देनी चाहिए। जो आपको ऐसा लगे, कोई सस्पेक्टेड लगे कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो उसकी भी लोक सेवक को इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। उसके बाद आता है कोज ई, उसमें है कि कमिटेड इन इंडिया एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया नियर सच विलेज एनी एक्ट विच इट कमिटेड इन इंडिया वुड बी एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन पिनल कोड 231 to 238 and 302, 382, 392 and 2399 both inclusive, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 460, 489A to 489D। इसमें कहा गया है कि ये जो सभी मैंने सेक्शंस बोली कि इसमें जैसे मर्डर का है
कि जैसे कोई भी ऑफेंस रिलेटिंग टू है, रॉबरी से रिलेटिंग है, लूट से रिलेटिंग है, या ऐसी चोरी से संबंधित है जिसमें मृत्यु तक पहुंचाने के लिए ऑफेंसेस है, मर्डर का है, या फिर उसमें करेंसी नोट्स का है, या कुछ भी मतलब कि ऐसा है, अपहरण का है, कोई भी ऐसा गंभीर अपराध है, तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। उसके बाद आता है कोज एफ। कोज एफ क्या कहता है कि एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और द सेफ्टी ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी रेस्पेक्टिंग विच द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर मेड विद द previous sanctions of the state government has directed him to communicate information। इसमें क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा हुक्म किया गया है कि भाई ये ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन है, वो आपको देनी ही चाहिए। उसमें क्या आता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। विलेज इंक्लूड्स, विलेज इसमें जो बोला है कि विलेज क्या है, विलेज इंक्लूड विलेज लैंड्स, गांव के अंडर में आती हुई सभी प्रॉपर्टी। फिर उसमें कहा गया है दी प्रोक्लेम ऑफेंडर। प्रोक्लेम ऑफेंडर किसको बोला जाएगा? प्रोक्लेम ऑफेंडर वो ऑफेंडर होगा, जाहिर करेलो गुनहगार, जिसके ऊपर कोई भी, जो लास्ट सेक्शन में हमने बात की, जो सेक्शन बोली वो सेक्शन उसके ऊपर लगी हुई है, और वो भगोड़ा जिसको घोषित कर देते हैं, जिसके ऊपर भगोड़ा घोषित करके कोई चार्जेस लगाए गए कि भाई ये भाग गया है, ये ऑफेंस से बच रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रोक्लेम ऑफेंडर। तो उन सब के संबंध में इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। तो ये हमारा चैप्टर 4 आज कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 जो पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स एंड एड टू द मजिस्ट्रेट और पुलिस के संबंध में था, पुलिस और मजिस्ट्रेट को सहायता करने के संबंध में। आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा काफी, मेरा ऐसा मानना है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि लेक्चर सीरीज में जो भी अभी लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगा उसकी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।